नमस्कार दोस्तों। इस बार वेस्ट बंगाल की जनता अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, इसीलिए शायद पहले चरण में वोटिंग में लोगों ने बहुत जम के हिस्सा लिया, जो कि लगभग 80% रहा। तो चलिए आज इस पर समीक्षा करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और बंगाल देश के राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के रूप से कितना जरूरी है, और जानते हैं व्हाई वेस्ट बंगाल इज सो इंपॉर्टेंट फॉर बीजेपी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बंगाल दुनिया में एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र था और अक्सर यूरोपीय लोगों द्वारा इसे व्यापार करने के लिए सबसे अमीर देश के रूप में जाना जाता था। इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया का जीडीपी की 12% थी, जो कि पश्चिमी यूरोप से ज्यादा हुआ करती थी। अगर नोबेल प्राइज की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज वेस्ट बंगाल ने बटोरे हैं। बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता में भी एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसमें क्रांतिकारी समूह प्रमुख थे। ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने का प्रयास सन्यासी और फकीर विद्रोह के साथ शुरू हुआ और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व हुआ। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो बंगाल का विभाजन धार्मिक रेखाओं के रूप में हुआ। पश्चिमी भाग जो कि भारत का हिस्सा बना, जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, और पूर्वी भाग पाकिस्तान में एक प्रांत के रूप में चला गया, जिसे पूर्वी बंगाल कहा गया, जिसे बाद में बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद यही बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें हैं 294, जिन पे चुनाव हो रहे हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो कि 2011 और 2016 में टीएमसी से जीत के आई हैं। उससे पहले 34 साल यहाँ पे लेफ्ट की सरकार थी। पार्टीशन के बाद कई मौकों पर ईस्ट बंगाल में रेफ्यूजीज भारत आए। उसके कारण भारत को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसीलिए भारत सरकार ने 2019 में सीएए एनआरसी का कानून लेकर आई, जिस पर बहुत विवाद हुए। अब ये सही है या गलत, ये एक अलग टॉपिक है, जिसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा। वेस्ट बंगाल को लोकसभा सीटें किसी भी पार्टी को 9 से 10% मतलब 42 सीटें दिला सकती है। इसी वजह से महाराष्ट्र और यूपी के बाद पार्टियां सबसे ज्यादा जोर यहीं लगाती हैं। और ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये सरकार जैसे कानून बना रही है, उसके लिए पूर्ण बहुमत में रहना बहुत जरूरी है। 26 साल से अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई, जो दिसंबर 1999 के मध्य में भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हुई। ममता बनर्जी 5 बार से ज्यादा पार्लियामेंट की सदस्य रही हैं और 2 बार मंत्री। टीएमसी ने 34 साल पुराने शासन को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक जीत दर्ज की और बनर्जी ने पहली बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। कई करप्शन के मुद्दे के बाद भी टीएमसी 2 बार सत्ता में आई। उसका कारण था कमजोर अपोजिशन और लोगों की लेफ्ट की धारणा। सबसे पहली बात आती है हिंदुत्व। बीजेपी जहां भी जाती है हिंदुत्व की बात करती है, और यहाँ पे हिंदुत्व का जो एक टॉपिक है बहुत ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शरणार्थी हैं और सीएए एनआरसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव भी रहता था। टीएमसी ने अल्पसंख्यकों के लिए अपनी नीति के साथ भाजपा को एक मौका दिया जिससे कि वो हरा सकती है। उसके बाद है टीएमसी के अहंकार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और उच्चता ने बहुत सारे लोगों को अलग थलग कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 2000 चुनाव के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली प्रदर्शन को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जा सकता है। भाजपा ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना जारी रखा, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यवहारिक राजनीतिक रणनीतियों को अपनाया और एक महत्वपूर्ण समय में टीएमसी के साथ स्मार्ट गठबंधन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बढ़त से उत्साहित हिंदुत्व बलों ने 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता की तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए एक महत्वाकांक्षी और आक्रामक अभियान शुरू किया है, जो कि 2021 में भी दिख रहा है। सोनार बांग्ला का स्लोगन लेकर इस बार बीजेपी मैदान में उतरी है। 2019 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटें भाजपा ने जीती थी, जिससे वोट शेयर बढ़कर 40% हो गया था। 2016 के उपचुनाव में बीजेपी ने विधानसभा में सीटें 2020 तक 15 कर ली थी। पश्चिम बंगाल भाजपा की एक अध्यक्ष, 12 उपाध्यक्ष और 5 महासचिव के साथ लड़ रहा है। पिछले 6-7 सालों में भाजपा ने बंगाल में राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत निवेश किए हैं। उदाहरण के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय, जो कि 2014 में हरियाणा में भाजपा के लिए एक सफल अभियान का प्रबंधन करने के लिए
जाने जाते हैं, वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर जून 2015 में पश्चिम बंगाल से महासचिव का रूप में नियुक्त हैं, ताकि बंगाल को करीब से जान सकें और उसके लिए एक विचारधारा बना सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक उपयोगी सहयोगी है। बंगाल चुनाव से पहले आरएसएस ने 2021 तक पश्चिम बंगाल की 3342 ग्राम पंचायतों में एक शाखा खोलने का लक्ष्य रखा था, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 मार्च को आरोप लगाया कि उनके नामांकन के दौरान 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया। हमले के कई दिनों बाद चुनाव आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि नंदीग्राम की घटना एक दुर्घटना थी, ना कि प्लानिंग के साथ किया हुआ हमला। दूसरा है, मार्च के पहले सप्ताह में ईसी को कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्रों में और पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग पर पीएम मोदी के फोटो का इस्तेमाल करने की कई शिकायतें मिली, जिसे बाद में दूर कर दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यालयों के बाहर कई विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसमें मेनली रीजन था उम्मीदवारों की पसंद से नाखुश होना। नेक्स्ट है, टीएमसी के कुछ एमएलए का बीजेपी ज्वाइन करने पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसे सीधा खरीद फरोख्त से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार 50 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में अब तक मारे जा चुके हैं। सरकार ममता दीदी की बने या कमल खिले, एक बात साफ है कि ये चुनाव बहुत रोचक होने वाले हैं। जिस तरह से लोग इसमें जम के हिस्सा ले रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि कुछ बदलाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले सोमवार को एक और मजेदार और ज्ञान से भरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी होली।